मेरी शादी जिससे भी होती, पहली रात को घूंघट उठाते ही मेरा पति मर जाता। अब तक मेरी 3 शादियां हो चुकी थीं। मेरे परिवार में हर कोई मुझे मनहूस कहने लगा था। उसके बाद मुश्किल से एक जगह जब मेरी शादी हुई, तो वहां मेरी सास मेरे पति को मेरे करीब भी नहीं आने देती थी। वह कहती, मेरा बेटा अगर तेरे करीब आया और उसने तुझे छुआ, तो वह मर जाएगा। मेरा देवर ही मेरे सारे काम करता, लेकिन फिर एक दिन मैं पेट से हो गई। जब यह बात मेरी सास को पता चली, तो उन्होंने मेरे चरित्र पर गंदे गंदे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। और उसके बाद जब मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह बच्चा। तो आज मेरी शादी की पहली रात थी। इस रात के लिए हर लड़की की आंखों में बहुत ही सुनहरे सपने होते हैं, जिनको वह सजाकर अपने मायके को छोड़ ससुराल में कदम रखती है। वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत यह सोचकर करती है कि अब आने वाले समय में मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। मेरा पति मेरी बहुत तारीफ करेगा, मुझे बहुत प्यार करेगा। हर लड़की यह सुनहरा सपना देखती है कि उसका पति उसे कहेगा, तुम मेरी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही हो, और पहली रात को वह मुझे कुछ तोहफे में देगा और फिर तो मुझ पर अपने प्यार की बारिश ही कर देगा। इस दुनिया की हर लड़की अपनी शादी की पहली रात के बारे में यही सब कुछ सोचती है। लेकिन मेरे मामले में कुछ अलग था। मैं यह सब सोच ही नहीं सकती थी, बल्कि मैं तो उस वक्त अपने पति के इंतजार में बैठी यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरा पति बचेगा या नहीं। मैं इस दुनिया की पहली दुल्हन थी, जो शादी की पहली रात अपने पति के मरने के बारे में सोच रही थी। लेकिन मेरे अतीत में मेरे साथ जो कुछ भी हो चुका था, उसको देखते हुए मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल भी अजीब नहीं था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि एक बार फिर मुझे अपने घर वापस जाना पड़े। मैं भगवान से अपने पति की जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगी कि उसे कुछ भी न हो। धीरे धीरे मेरी पहली रात की रात बीत रही थी, लेकिन अभी तक मेरे पति कमरे में नहीं आए थे। और इधर मेरी जान अटकी हुई थी। मैं यह सोचकर बुरी तरह से परेशान हो रही थी कि अब आगे न जाने क्या होगा। यही सब सोचते हुए न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख सुबह खुली, तो जब मैंने घड़ी की तरफ देखा, तो 10 बज रहे थे। मैंने हैरान होकर जब अपने आप को देखा, तो मैं अभी भी शादी वाले कपड़ों में ही थी, और कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। मैं थोड़ा हैरान हो गई कि मुझे मेरे ससुराल में से किसी ने भी जगाया नहीं। इसका मतलब यही था कि मेरा पति भी रात को मेरे कमरे में नहीं आया। अब मैं सोच में पड़ गई कि मेरा पति जिंदा तो है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ हो गया हो। अब तो यह सोचकर मेरी जान ही निकलने लगी थी। मैं तुरंत ही भागती हुई कमरे से बाहर गई ताकि जान पाऊं कि आखिर यह सब माजरा क्या है। लेकिन जब मैं बाहर निकली, तो बाहर तो बिल्कुल सन्नाटा ही पसरा हुआ था। शायद उस घर में सभी को देर तक सोने की आदत थी, इसीलिए अभी तक कोई भी जागा नहीं था। हर कोई अपने कमरे में था। अब मुझे अपने पति की फिक्र ज्यादा सताने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति के बारे में आखिर किससे पूछूं, किसका दरवाज़ा खटखटाऊं। तभी मेरी नज़र मेरी सासू माँ पर पड़ी, जो किचन से बाहर आती हुई मुझे नजर आई। वह नाश्ता बनाकर ला रही थी और मुझे देखकर बोली, तुम अभी तक रात वाले कपड़ों में ही हो? तुमने यह कपड़े क्यों नहीं बदले? उस वक्त मुझे अपने पति की फिक्र ज्यादा थी, इसलिए मैंने उनकी इस बात का जवाब न देते हुए सीधा अपने पति का नाम लेकर पूछा, माँ जी, राजीव कहाँ पर है? मेरी यह बात सुनकर मेरी सास मुझसे गुस्सा हो गई और बोली, आज के बाद अगर तुमने मेरे बेटे का नाम अपनी जुबान से लिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे अपना पति कहने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। और आज से यह समझ लो कि तुम उसकी बीवी नहीं हो। तुम्हारे जैसी मनहूस लड़की के हवाले मैं अपना बेटा नहीं कर सकती। मेरा बेटा तुम्हारे होना बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसे तुम्हारे हवाले करके मौत की नींद नहीं सुलाना चाहती। अपनी सास की यह सारी बातें सुनकर तो मेरा दिल बहुत बुरी तरह से दुख गया। मैं रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मैंने तो अभी तक अपने पति को जी भर के देखा भी नहीं था, और मेरी सास मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी। शादी के समय मैंने अपने पति की सिर्फ एक झलक ही देखी थी, लेकिन वह झलक ऐसी थी कि उन्हें देखते ही मेरे दिल में उनके लिए प्यार पैदा हो गया था। जब से मेरी शादी राजीव के साथ तय हुई थी,
तब से मैं उनकी जिंदगी की भीख भगवान से मांग रही थी। तो फिर उनके लिए मैं कुछ बुरा कैसे सोच सकती थी। जब बहुत देर रोने के बाद मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, तो फिर मैंने सोचा, सास की इस बात में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं बेकार ही रो रही हूँ। वह राजीव की माँ है, और अपनी जगह वह बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि उनकी जगह कोई भी औरत होती तो वह यही करती। मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ। जैसे ही मैं अपने कपड़े बदलने के लिए खड़ी हुई, तभी मेरे कमरे में अचानक से कोई आ गया। मैंने पलटकर देखा तो मेरी ही उम्र का एक लड़का खड़ा हुआ था। लेकिन वह मेरा पति नहीं था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और मुझसे बोला, भाभी, मैं हूँ आपका देवर, राजीव भैया का छोटा भाई संजीव। अभी माँ ने आपसे जो भी कहा, वह सब बातें मैंने सुनी। मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। माँ को आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और राजीव भैया को भी आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी इस बात से मैंने उसे हैरत से देखा। तो वह बोला, मुझे पता है, राजीव भैया कल रात आपके कमरे में नहीं आए थे, क्योंकि वह मेरे कमरे में सोने के लिए आए थे और अभी तक वह वहीं पर सो रहे हैं। अपने देवर की बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने सोचा, चलो, इस घर में कम से कम कोई तो है जो मुझसे सीधे मुंह बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उसने मेरे पति के सही सलामत होने की खबर भी मुझे दे दी थी। अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। कोई मेरे पति राजीव का नाम लेकर बुरी तरह से चीख रहा था कि राजीव को कुछ हो गया है। यह सुनकर तो मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। अब तो मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। मैंने सोचा, एक बार फिर मेरी किस्मत ने मेरे साथ वही भयानक खेल खेल दिया है जो अब तक खेलती आई है। मेरा देवर तुरंत ही भागकर कमरे से गया। मैं धड़ाम से बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, क्या एक बार फिर चौथी बार मैं विधवा होने जा रही हूँ। मुझे बुरी तरह से पसीना आने लगा। मेरा दिल तो कह रहा था कि मैं एक बार बाहर जाकर देखूं कि क्या हुआ है, मगर मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कमरे से बाहर कदम रख सकूं। मैं वहीं बैठे बैठे रोते हुए भगवान से भीख मांगने लगी कि, हे भगवान, इस बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना। मेरा नाम अदिति है। मैं एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती हूँ और अपने 3 भाइयों की इकलौती लाडली बहन होने के साथ साथ मैं अपने माँ बाप की भी बहुत लाडली हूँ। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरा बचपन बहुत ही ऐशो आराम में बीता। मेरी कोई भी ख्वाहिश चंद सेकंड में पूरी हो जाया करती थी। मेरा परिवार मुझ पर अपनी जान छिड़कता था और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वह हर समय तैयार रहते थे। मेरे पापा मुझे अपने लिए बहुत लकी कहते थे। उनका कहना था कि जब से मैं पैदा हुई थी, तब से ही उनके हालात बदल गए। मेरी वजह से ही वह आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पापा बताते थे, तुम्हारे पैदा होने से पहले हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब थे। लेकिन जैसे ही तुम पैदा हुई, वैसे ही हमारा नसीब खुल गया और फिर तो कामयाबी हमारे कदम दिन रात चूमने लगी। इसीलिए मेरे पापा सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते थे। मेरे तीनों भाई मुझसे बड़े थे, लेकिन जो लाड़ प्यार मेरे हिस्से में आया, वह शायद ही मेरे किसी भाई के हिस्से में आया हो। मेरे पापा जब भी किसी नई मिल की शुरुआत करते, तो उसका उद्घाटन भी वह मेरे हाथों से ही करवाते। यहाँ तक कि जब हमारा बंगला बना था, तो उसकी नींव की पहली ईंट भी उन्होंने मेरे हाथों से ही रखवाई थी। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती थी, क्योंकि जितना प्यार और इज्जत मेरे हिस्से में आई थी, इतना मैंने कभी किसी बेटी के हिस्से में नहीं देखी थी। मुझे सब कुछ मिला था, लेकिन शायद किस्मत को मेरी यह खुशी मंजूर नहीं हुई और इसीलिए उसने मुझ पर एक ऐसा कलंक लगाया, जिसने सारी खुशियों को खाक कर दिया। जब मेरे तीनों भाइयों की शादी हो गई, उसके बाद पापा ने मेरे लिए भी रिश्ते देखना शुरू कर दिए। मैं भी अपना MBA कंप्लीट कर चुकी थी और बहुत खूबसूरत थी। मैं एक अमीर बाप की बेटी थी, तो इसलिए मेरे लिए रिश्ते मिलना जरा भी मुश्किल नहीं था। पापा के ही एक दोस्त के बेटे से मेरी शादी हो गई। मैं अपनी शादी होते ही बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी खुशियों में अब और ज्यादा 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन मेरे साथ जो भी होने वाला था, वह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।
शादी की पहली रात जैसे ही मेरा पति मेरे पास आया और उन्होंने घूंघट उठाया, वैसे ही मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया। देखते ही देखते चंद मिनट में मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया था और मैं सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो गई। मेरी शादी के बाद जो पहली रात का सपना था, वह बुरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। मैं वापस अपने घर हमेशा के लिए आ गई थी। मेरे ऊपर ऐसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, जिसके तले मेरे माँ बाप भी दब चुके थे। उस गम ने उनके चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ा दी थी। वह अपनी उम्र से भी ज्यादा बूढ़े लगने लगे थे। किसी भी बाप की जवान बेटी विधवा होकर अगर उसके घर वापस आ जाए तो वह वक्त से पहले ही बूढ़ा लगने लगता है। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि मेरी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। कहाँ मैं कुछ पलों पहले नई जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत करने जा रही थी, अपने जीवन को रंग बिरंगे रंगों से भरने जा रही थी। लेकिन कहाँ मेरी जिंदगी बेरंग होकर सफ़ेद साड़ी में लिपटकर रह गई थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला। मेरी शादी को कुछ घंटे ही हुए थे। भले ही मैं अपने पति से पहले से प्यार नहीं करती थी, लेकिन आखिर था तो वह मेरा पति ही। और अब मैं एक विधवा हूँ। यही मेरी जिंदगी का कड़वा सच था। अभी मुझे विधवा होकर अपने माँ बाप के घर में रहते हुए कुछ दिन बीते ही थे कि मेरे भाई और भाभियों का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। मेरी बड़ी भाभी तो मुझसे हर बात के लिए झगड़े का बहाना ढूंढने लगी। मेरी हर छोटी छोटी चीज में कमियां निकालने लगी। और फिर एक दिन वही हुआ जो वह चाहती थी। बड़े भाई को लेकर वह हम लोगों से अलग हो गई। जब हमारी छोटी भाभी ने भी यह देखा तो वह भी यही चाहने लगी, क्योंकि वह भी बड़ी भाभी की तरह एक अलग घर की मालकिन बनना चाहती थी। मेरी भाभियों को यह चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी कि मेरे भाई मेरे लिए इतने फिक्रमंद हों। जब पापा ने देखा कि रोज-रोज घर में अलग रहने को लेकर कलह हो रही है, तो उन्होंने यह फैसला कर दिया कि अब वह सभी भाइयों को अलग कर देंगे, ताकि उनमें आपस में भी कोई फूट न पड़े। मैं भी अपने माँ बाप के साथ अलग हो गई। मेरे भाई कभी कभार मेरे पास आकर मेरा हालचाल पूछ जाते थे, लेकिन मैं विधवा रहूं, यह बात मेरे भाइयों को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने पापा को सलाह दी कि वह मेरी फिर से शादी कर दें। कुछ समय बीतने के बाद पापा ने मेरी दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया और फिर उन्होंने एक बार फिर मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू किया। पापा ने जिन लोगों के यहाँ पर मेरा रिश्ता तय किया था, उन्हें मेरी पहली शादी के बारे में सब कुछ मालूम था। लेकिन फिर भी उन्हें मुझसे शादी करने से कोई भी ऐतराज नहीं था। मैं एक बार फिर से दुल्हन बनी और एक बार फिर मैंने अपने अरमान सजाए। मैं अपने मायके से ससुराल विदा हो गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अपने अतीत को भुलाकर मैं अपने भविष्य में कदम रख रही थी और अपने नए पति के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत के सपने देखने लगी थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरे नसीब में जो कलंक लिखा है, वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही मेरे दूसरे पति शादी की पहली रात मेरे करीब आए और उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और मुझे प्यार से देखकर मेरी तारीफ करनी शुरू की, वैसे ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और वह भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। वह मेरी आंखों के सामने ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया और मैं दूसरी बार विधवा हो गई। अब तो लोगों की जुबान धीरे धीरे खुलने लगी। वह मुझे मनहूस कहने लगे और हर कोई मुझसे पीछा छुड़वाने लगा। यहाँ तक कि मेरे खुद के परिवार के लोगों ने भी मेरा बहुत दिल दुखाया। वह यह कहने लगे कि मैं इतनी मनहूस हूँ कि शादी की पहली रात ही अपने पति को खा जाती हूँ और इसीलिए जो भी मुझसे शादी करता है वह मर जाता है। जबकि मैं यही सोचती कि इसमें आखिर मेरा क्या कसूर। इस दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की होगी जो यह चाहती हो कि वह विधवा हो जाए। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए हर कोई मुझे ही कसूरवार ठहरा रहा था। मुझे तरह तरह के ताने मिल रहे थे। इस बार मेरे पापा ने मेरी तीसरी शादी एक गरीब परिवार में तय की। वह लोग भी मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन मेरी दौलत के लालच में आकर उन्होंने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया। इस बार जब मेरी शादी हुई तो पापा ने ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं बताया। मेरी तीसरी शादी में सिर्फ मेरे घरवाले ही मौजूद थे। मेरे पापा ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपनी लाडली बेटी को एक गरीब घर में ब्याह दिया, क्योंकि अब वह बस यही चाहते थे कि किसी भी तरह से मेरा घर बस जाए। मैं यही सोच रही थी कि शायद अब की बार मैं सुहागन बनी रहूं।
लेकिन मैं अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं अब की बार क्या होगा। मेरा भले ही यह मानना नहीं था कि मैं मनहूस हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि इस दुनिया में हर इंसान की मौत का एक वक्त तय है, जिसमें किसी दूसरे इंसान की किस्मत का कोई हाथ नहीं होता। लेकिन फिर भी अब तक जो मेरे साथ होता आया था, उसने मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं तीसरी बार भी विधवा हो गई। अब तो मैं भी यह सोचने लगी कि शायद जो लोग मुझे मनहूस कह रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा तीसरा पति भी शादी की पहली रात ही मर गया, और यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब तो लोग मेरा दर्द बांटने के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने लगे थे। मेरे परिवार वालों ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने हमें अपने शादी ब्याह में भी बुलाना छोड़ दिया। यहाँ तक कि भाभी ने मुझे अपने बच्चों के पास भी आने से रोक दिया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि बच्चों को मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरे पापा को मेरी वजह से 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था। जब मैंने देखा कि मेरी वजह से मेरे पापा बहुत परेशान रह रहे हैं, तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अब आप मुझे लेकर बिल्कुल भी परेशान न हो, क्योंकि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त होने की कोशिश कर रही थी। एक दिन पापा मेरे पास आए और कहने लगे, अदिति बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि मैं जिंदा रहते ही तुम्हें विदा कर दूं। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और उन लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। मैंने उन्हें हर बात ठीक से बता दी थी, लेकिन उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐसा ऐतराज नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी वहीं करना चाहता हूँ। जब मैंने यह सुना तो मैंने पापा को मना कर दिया, क्योंकि अब मैं फिर से वही सब झेलना नहीं चाहती थी। लेकिन पापा ने मुझे अपनी कसम खिलाकर शादी के लिए तैयार कर लिया। और अब उस शादी के बाद मैं अभी अपने ससुराल में थी और कमरे में बैठी डर रही थी कि न जाने मेरे अब चौथे पति का क्या हाल हो गया है, जो सभी इतना चीख चिल्ला रहे हैं। इतनी देर से मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, इसीलिए मैं हिम्मत करके बाहर जाने लगी कि तभी मेरा देवर कमरे में आया और बोला, भाभी, फिक्र की कोई बात नहीं है। असल में मेरी मौसी के बेटे का नाम भी राजीव ही है, और अभी थोड़ी देर पहले मौसी का फोन आया था, तो उन्होंने बताया कि भैया का पैर सीढ़ियों से फिसल गया है। इस वजह से मम्मी परेशान होकर चिल्ला रही थी कि राजीव को क्या हो गया। घबराने वाली कोई बात नहीं है। वह लोग राजीव भैया को डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। मैंने भगवान का शुक्र किया और सुकून की सांस ली। मेरा देवर संजीव बहुत ही अच्छा था। मेरे पति तो मेरे आसपास भी नहीं भटक रहे थे, मगर मेरा देवर मेरे सारे काम करता और मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता। मैंने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन अगर कभी वह मेरी तरफ पढ़ते भी तो मेरी सास आंखें दिखा देती और फिर वह वहां से चुपचाप चले जाते। मेरी सास तो मेरे देवर को भी मना करती रहती थी कि वह बिल्कुल भी मेरे पास न आए और मुझसे दूर रहे, मगर वह था कि उनकी एक नहीं सुनता था। जो काम मेरे पति का था, वह मेरा देवर मेरे लिए करता था। मेरी सास जब भी मुझे डांटती तो मेरा देवर ही मेरी ढाल बनकर खड़ा हो जाता और मेरे लिए अपनी माँ से बोलता। मुझे तो अब यह समझ नहीं आ रहा था कि जब इन्हें यही सब करना था, तो फिर इन लोगों ने मेरे साथ यह रिश्ता जोड़ा ही क्यों। फिर मुझे लगा शायद यह सब दौलत के पीछे थे, जो मेरे पापा ने मेरे नाम पर कर रखी थी। लेकिन आखिर इन्हें लालच में आने की ऐसी क्या जरूरत, क्योंकि यह लोग तो खुद भी बहुत पैसे वाले थे। फिर इन्हें आखिर मुझसे शादी करके क्या मिल गया। मेरे पति इंजीनियर थे और मेरा देवर बस डॉक्टर बनने ही वाला था। इस बारे में मैं जितनी बार सोचती उतना ही और ज्यादा उलझ जाती। एक दिन जब मैं अपने मायके गई तो मैंने अपने पापा से इस बारे में पूछा कि आपको यह रिश्ता कहाँ से मिला था। तो पापा मुझे बताने लगे कि उनके एक दोस्त ने इन लोगों के बारे में बताया कि उनके बड़े बेटे राजीव ने तुम्हें कहीं पर देखा और उसके बाद से वह तुम्हें बहुत पसंद करने लगा, इसीलिए फिर उन्होंने खुद से ही यह रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा। पापा की यह बात सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या चक्कर है।
एक तरफ मेरे पति राजीव ने इसलिए रिश्ता मेरे घर भेजा कि वह मुझे पसंद करते थे, लेकिन शादी के बाद तो मुझे अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने मुझसे शादी अपनी पसंद से की हो, क्योंकि वह तो मुझे देखना भी गवारा नहीं समझते थे। अब तो मुझे और भी ज्यादा शक होने लगा, क्योंकि जरूर ऐसी कोई बात थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी, वरना जानबूझकर मुझसे शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने पति की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। मुझे लगा शायद इस शादी के पीछे जो राज है वह मुझे पता चल जाएगा, जिसकी वजह से यह लोग मुझे अपने घर पर दुल्हन बनाकर लाए थे। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपने पति को आजमा कर देखूं। इसलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी के कागज राजीव को देते हुए कहा कि मैं अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर कर देती हूं। तो वह मुझसे कहने लगे, यह तुम्हारी जायदाद है, इसलिए इसे अपने पास ही रखो तो बेहतर है। मुझे तुम्हारी जायदाद में कोई भी रुचि नहीं है, और फिर वह वहां से चले गए। अब यह बात तो साफ हो गई थी कि उन्हें मेरी दौलत का कोई भी लालच नहीं था। फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने मुझसे शादी की? मेरी सास तो जैसे जैसे मेरे दिन मेरे ससुराल में बढ़ते जा रहे थे, मेरे साथ वह और भी ज्यादा बुरा व्यवहार करती जा रही थीं। धीरे धीरे उन्होंने मुझे भरपेट खाना भी देना बंद कर दिया। मेरे पति और देवर तो काम की वजह से बाहर होते, इसलिए उन्हें इस सब के बारे में पता नहीं था कि मेरे साथ उस घर में क्या हो रहा है। अपने पति से तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर मेरे देवर को इस बारे में पता चल जाता तो वह मेरे लिए जरूर अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करता। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उस घर में कलह हो, इसलिए मैंने उसे भी खुद से कुछ नहीं बताया। एक दिन सुबह सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए गई तो अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। बाकी सब लोग मेरे आसपास ही खड़े थे और उनके चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। मैंने सभी से एक साथ पूछा, मुझे हुआ क्या था? तो मेरी सास मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तू एक मनहूस लड़की थी, यह तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन तेरा चरित्र भी गिरा हुआ है, यह तो मुझे आज पता चला। मैंने उनसे कहा, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। तो वह मुझसे बोली, मैंने तो अपने बेटे को आज तक कभी भी तेरे करीब नहीं आने दिया। फिर तू पेट से कैसे हो गई? उनकी यह बात सुनकर तो मेरे ऊपर बिजली गिर गई। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पेट से हो ही नहीं सकती, यह नामुमकिन है। मेरी इस बात से मेरी सास झल्लाकर मेरे मुंह पर रिपोर्ट फेंक कर मारी और कहा, यह देख लो तुम्हारे काले कारनामों की करतूत, इस रिपोर्ट में साफ साफ दिख रही है। वह बोली, यह रिपोर्ट तो गलत नहीं कह सकती। जब हम तुम्हें बेहोशी की हालत में यहाँ लेकर आए तो डॉक्टर ने तुम्हारा टेस्ट किया और उसके बाद ही उन्होंने हमें यह खबर सुनाई। अब तू ही मुझे बता कि तेरे इस बच्चे का बाप कौन है? मेरी सास मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ाती चली जा रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी मैंने पहली बार अपने पति को मेरे लिए कुछ बोलते सुना। वह कहने लगे, मम्मी अब बस भी करिए। मैं आपसे कह रहा हूं न कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यह रिपोर्ट झूठी है। शादी के बाद पहली बार मेरा पति मेरे लिए बोल रहा था, और मेरा देवर था कि वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। मुझे अपने देवर की यह चुप्पी बहुत बुरी लग रही थी। मैं यही सोच रही थी कि आज जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब वह मेरे चरित्र को लेकर जरा भी सफाई नहीं दे रहा है। मेरी सास कहने लगी, मुझे तो अब यह हर हाल में जानना है कि आखिर यह बच्चा किसका है, इसीलिए अब मैं डीएनए टेस्ट करवाकर ही रहूंगी। मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे पति बुरी तरह से गुस्से में चिल्लाए, बस बहुत हो गया। मैं अब तक आपकी सारी बातें खामोशी से मानता आया, लेकिन अपनी बीवी के चरित्र पर मैं अब एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जिसे मनहूस कह रही हैं, क्या आपको पता है कि इसे मनहूस किसने बनाया है? इसके जीवन में जो कलंक लगा है उसके पीछे और किसी का नहीं, आपके अपने ही बेटे का हाथ है। मेरी सास ताज्जुब से मेरे पति की तरफ देखने लगी
और मैं भी उनकी यह बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसके बाद मेरे पति बोले, हाँ, इसके पीछे आपके इस छोटे बेटे का हाथ है, जो एक दिमागी मरीज है, जिसने अपने पागलपन के चक्कर में अदिति के पहले तीनों पतियों को मौत की नींद सुला दिया। राजीव की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरे पतियों की मौत का जिम्मेदार संजीव कैसे हो सकता है, जबकि मैं तो उसे राजीव से शादी के बाद ही मिली थी। मेरी सास ने मेरे पति से कहा, तुम होश में भी हो? तुम क्या कह रहे हो? तो मेरे पति ने कहा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन आपको इसकी सच्चाई अभी तक नहीं पता। एक बार इसकी पर्सनल डायरी मेरे हाथ लग गई और जब मैंने उसे पढ़ा तब मुझे पता चला कि यह स्कूल टाइम से ही अदिति के पीछे दीवाना था। और धीरे धीरे इसका जुनून इस कदर बढ़ता चला गया कि यह पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो गया, जबकि अदिति तो इसको जानती तक नहीं थी। और इसी पागलपन में आकर इसने उसके तीनों पतियों की जान ली ताकि वह इसे अपना बना सके। जब मैंने यह सब पढ़ा तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकता है। इसके अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं आई कि यह अदिति से जाकर अपने प्यार का इजहार कर सके। इसीलिए यह एक के बाद एक उसकी जिंदगी बर्बाद करता चला गया, ताकि जब आखिरी में अदिति बिल्कुल अकेली रह जाए तब उसके पास और कोई रास्ता न बचे। जब मैंने इसकी डायरी पढ़ी तब मुझे इसके गुनाह का पता चला और मैंने उसी वक्त यह फैसला किया कि अब अदिति से मैं शादी करूंगा, क्योंकि मैं यह बहुत अच्छे से जानता था कि यह मुझे तो मार नहीं सकता, क्योंकि मैं इसका सगा भाई हूं। मैं अदिति की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहता था, लेकिन मैं यह तो अच्छे से जानता था कि यह जरूर कोई न कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे यह मेरा अदिति से तलाक करवा दे। और फिर इसने अपने प्लान के मुताबिक सबसे पहले आपको अदिति के खिलाफ भड़काया कि आप मुझे अदिति के करीब न जाने दें, और खुद आपके भी उसके खिलाफ कान भरता रहा। मुझे पूरा यकीन है कि यह झूठी रिपोर्ट भी इसी ने बनवाई है ताकि मैं गुस्से में आकर अदिति को तलाक दे दूं। और इसने तो वैसे भी अपनी इमेज अदिति की नज़रों में पहले से ही बहुत अच्छी बना ली थी, ताकि बाद में इसे यह अपनी जिंदगी में आराम से शामिल कर ले। राजीव की बातें एक एक करके मेरे ऊपर धमाकों की तरह गिर रही थीं। यह सब सुन मैंने अपने देवर की तरफ गुस्से से देखा और पूछा, सच सच बताओ संजीव, क्या यह सब तुमने किया है? तो वह भी चीखते हुए कहने लगा, हाँ, यह सब मैंने ही किया है। मैं तुम्हें स्कूल के टाइम से बहुत प्यार करता था, मगर अपने प्यार का इजहार करने की कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके बाद मुझे यह पता चला कि तुम्हारी तो किसी और से शादी तय हो गई है, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें कभी भी किसी का होने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारी शादी को कैसे रोकूं। इधर मैंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया था और मुझे कई सारी ऐसी दवाइयों के बारे में पता चल चुका था जिन्हें अगर किसी भी खाने या पीने वाली चीज में मिलाकर दे दिया जाए तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। इसीलिए जब भी तुम्हारी शादी होती तो उस इंसान के घर में मैं भेस बदलकर पहुंच जाता और किसी न किसी तरीके से उसके खाने पीने वाली चीज में वह गोली मिला देता और फिर वह मर जाता। संजीव राजीव की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन आप बच गए भाई, क्योंकि आपसे मेरा सगा रिश्ता था। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अदिति को चरित्रहीन साबित कर देता हूं तो आप उसे तलाक दे देंगे। इसलिए इस अस्पताल में जो डॉक्टर है वह मेरा दोस्त था। मैंने उससे ही अदिति की झूठी रिपोर्ट बनवा ली। लेकिन अब तो आपको सब कुछ पता चल चुका है। न तो जल्दी से अदिति को तलाक दे दीजिए, वरना अब मैं आपका लिहाज नहीं करूंगा। अब तो संजीव पूरी तरह से जुनूनी और पागल लग रहा था। मेरे पति कहने लगे, मैं अब तक तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर माफ करता रहा, लेकिन तुम साइको हो जाओगे यह मुझे नहीं पता था। तुम्हारी गलतियों की सजा अब मैं तुम्हें दिलवाकर ही रहूंगा। मेरे पति ने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया और अपने भाई को उनके हवाले कर दिया। जब सब कुछ शांत हो गया तो मेरे पति मुझसे कहने लगे, मुझे माफ कर दो अदिति। इतने दिनों तक मैंने अपना पति धर्म नहीं निभाया। मैं बस यही चाहता था कि किसी तरह से अपने भाई को घर से दूर भेज दूं, ताकि उसके बाद हम दोनों अपनी जिंदगी सुकून से शुरू कर सकें। इसीलिए इतने दिनों तक खामोश रहा। मैंने अपने पति को माफ कर दिया,
क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया एक तरह से मेरी जिंदगी संवारने के लिए ही किया था। मेरे देवर को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया क्योंकि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी और उसका वहां पर दिमागी इलाज शुरू हो चुका था। मेरी जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी और मैं राजीव के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। मेरे माथे पर लगा कलंक अब मिट चुका था। कोई भी चीज अति की अच्छी नहीं होती, चाहे फिर वह नफरत हो या प्यार। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो सही समय पर अपने प्यार का इजहार करें। लेकिन एक बात याद रखें, प्यार कभी भी जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूं। थैंक यू।